हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चंस को। यानी कि आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसा ही क्वेश्चन 3 भी है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। एक है कि 1/√2, एक है 7 और अंडर रूट में यानी कि 7 √5, एक है 6 + √2। प्रश्न है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे इस तरीके से हल, फिर लिखेंगे माना। हमको यहाँ बोला गया कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो हम इसको मानेंगे उल्टा कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे अतः माना √5 बराबर P/Q। P/Q हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर परिमेय संख्या है तो यहाँ पर परिमेय संख्या यानी कि इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप का। P/Q लिखो या A/Q लिखो या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिख देना है कि Q बराबर नहीं है 0, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो सब का सब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ कॉमा करके आप लिखेंगे P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में जो होगा वो एक आना चाहिए। HCF होता है जो, यानी कि मान लीजिए HCF छोड़िए आप, ये देखिए अगर आपने यहाँ पर लिखा 25 यहाँ पर 25/15 लिख दिया। अगर आप इसको कट करेंगे तो मान लीजिए इसको आपने कट किया तो 3, पहले तो 5 3 15 यानी 3 होगा, फिर 5 50 25 यानी कि 25 यानी 5 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे बराबर 5/3। अब इसको अगर आप कट करेंगे तो ये अब कट नहीं होगा, यानी कि सिर्फ इतने बार में ही जाएगा। अगर इसके बाद नहीं जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये सहअभाज्य है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये सहअभाज्य है, यानी कि P एवं Q सहअभाज्य है। ये जो है कि सहअभाज्य मतलब इसके बाद अब भाज्य नहीं जाएगा P और Q। फिर आप लिखेंगे कि P बराबर, ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर 1 है इसके नीचे, आप जानते हैं कि √5 है तो इसके नीचे 1 होगा, तो P का गुणा 1 में कर देंगे तो P बचेगा। Q का गुणा √5 में करेंगे तो Q √5 बचेगा, यानी कि √5 Q। फिर आप लिखेंगे वर्ग करने पर जब आप लिख देंगे तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे? आप वर्ग करेंगे। तो यहाँ P का वर्ग होगा तो क्या होगा? P का वर्ग बराबर इसका वर्ग होगा, यानी कि √5 का वर्ग होगा। आप जानते हैं कि √5 है, फिर गुणा √5 होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। ये आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे पीछे क्लासेस से। तो यहाँ ये √5 का वर्ग होगा तो 5 होगा, Q का वर्ग होगा तो Q² होगा। इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्या करेंगे आप कि इस Q को वैसे ही रहने देंगे, 5 को आप इस साइड भेजेंगे यानी P के पास भेजेंगे, तो Q² वैसे ही रहने देंगे। ये Q² है बराबर P²/5। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे और ये आपका क्या होगा? समीकरण नंबर 1 होगा। फिर आप लिखेंगे P², यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P²/5, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा P²/5 पूर्णांक है। P²/5 पूर्णांक है। तो जो ये
पी स्क्वायर है, यानी कि पी स्क्वायर 5 से, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर, 5 से भाज्य है, यानी कि 5 से भाग चला जाएगा इसका। फिर अगर ये पी स्क्वायर अगर भाज्य है तो पी भी तो भाज्य होगा, तो लिखेंगे इसलिए पी 5 से भाज्य है। फिर लिखेंगे यहाँ पर आप माना, जब p भाज्य यानी कि p जो है 5 से भाज्य है तो उसको भाग देने पर कुछ तो बचेगा, तो आप उसको मान लेंगे कि k1 बच रहा है। अगर k1 बचेगा तो इस 5 को इधर k1 के पास भेजेंगे तो p बराबर क्या बचेगा, 5 टाइम्स k1। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आपने 1 को बना लिया, इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 2। फिर ये जो p का मान है, p का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ पर हमने p का मान 5k1 निकाल लिया, तो इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में इस p का मान आप रख देंगे। अगर आप समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो यहाँ क्या आप रखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पर था p/5, यानी कि p का मान हमको क्या रखना है, 5k1 बटे 5 होगा, 5k1 था ही, और ये जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि p का स्क्वायर था यहाँ पर, ये जो है पूरा ये नहीं होगा, ब्रैकेट सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, आपने पीछे देखा था कि यहाँ पर सिर्फ p स्क्वायर बटे 5 था, तो p स्क्वायर की जगह हमने 5k1 रख दिया। अब लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, k1 स्क्वायर बटे 5। अब इसको इससे कट करेंगे, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यानी कि 5k1 स्क्वायर। आपने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब k1 का मान ज्ञात करेंगे, तो k1 स्क्वायर बराबर, यहाँ क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बटे ये 5 है, नीचे 5 कर देंगे। इतना तो आप जानते होंगे कैलकुलेशन, इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। अब क्या करेंगे, आपकी ये जो k1 स्क्वायर है इसका मान क्या आया, क्यू स्क्वायर बटे 5। तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर एक, क्यू स्क्वायर बटे 5 जो है एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर भाज्य है तो आप लिखेंगे इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य है। अब जानते हैं अगर क्यू भाज्य होगा तो, यानी क्यू स्क्वायर भाज्य होगा तो क्यू भी भाज्य होगा। तो आप लिखेंगे माना, जिस तरीके से आपने पीछे किया हुआ था तो वैसे लिखेंगे माना क्यू भी 5 से भाज्य है, यानी कि क्यू जो है 5 से भाज्य है, तो बचेगा क्या, भाग देने पर बचेगा k2, यहाँ लिखेंगे k2। अब q बराबर 5 टाइम्स k2 हो जाएगा, यानी 5 इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा इससे। तो ये जो है आपका q का मान आ चुका है, और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, यहाँ पर हम इसको समीकरण 4 नहीं समीकरण 3 बनाएं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 हमने पीछे बनाया हुआ था। अब आप यहाँ पर समीकरण जो है 3 है, और जो समीकरण नंबर 2 आपने देखा था, समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण 2 था कि p बराबर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पेज पीछे वहाँ पर चला गया है, तो p बराबर 5 टाइम्स k1 था। ये आपका था समीकरण नंबर 2, ये आपका समीकरण 2 था, और ये आपका समीकरण 3 है। तो आपने देखा था कि समीकरण 2 और 3 से आपने इसमें ये देखा था कि जो ये 5 है वो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हमने आपको बताया था कि कोई भी गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो हमने इसको जो परिमेय माना था, ये उसका विरोधाभास हो गया है। हमने बोला था कि सहभाज्य होना चाहिए,
सहभाज्य होना चाहिए, और ये जो है ये सहभाज्य नहीं है, यानी कि ये जो 5 से गुणा हो जा रहा है ना, यहाँ पर 5 से गुणा नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट समीकरण 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि 5, पी एवं क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P एवं Q अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि हमारा कथन गलत है। अतः √5 यानी कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसका विरोधाभास आपको मानना होगा। जो देगा वो आपको नहीं मानना है, आपको सिद्ध करना है उसको। अपनी बातों को जो आप मानेंगे उसको गलत करना है, यानी कि उसको आप गलत सिद्ध करेंगे। ये जो आपने परिमेय माना इसको आप अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको परिमेय लिखा है आपने, तो आपको बोलना कि ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो बचा अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय होगा। तो आप लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर आपको लिखना है माना 3 + 2 √5 = P/Q। P/Q आपका होना चाहिए। फिर आप लिखेंगे Q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो सब का सब 0 हो जाएगा, यानी कि ये P/Q रह ही नहीं जाएगा। यानी कि जो ये P है और Q है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब हमने आपको बता दिया है। फिर आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो है ये 3 + 2 √5 = 5/Q है। तो आपको इस 3 को इधर लेकर जाना है, इसको समीकरण की तरह इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले तो 2 √5 = P/Q यहाँ पर 3 है तो इसको ये जो 3 है आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3/1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये = यहाँ पर होगा। फिर आप लिखेंगे कि 2 √5 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो Q होगा। तो यहाँ पर P-1 का गुणा इसमें करेंगे तो Q होगा, और Q का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 3Q होगा। अब आपका ये √5 यहाँ पर रहना चाहिए, इस 2 को इधर लेकर जाएंगे तो √5 यहाँ पर बचेगा बराबर P-3Q/Q। और ये जो 2 है यहाँ पर क्या है, गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में होगा, यानी कि गुणे 1/2 होगा। और अगर 1/2 लिखेंगे तो यानी कि आप यहाँ पर ही उसको लिख रहे हैं। फिर आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, इससे अच्छा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब आप लिखेंगे चूँकि P एवं Q पूर्णांक हैं, अतः P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन को थोड़ा मैंने फास्ट लिया है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पर परंतु समीकरण 1 से, परंतु समीकरण 1 से यहाँ क्या है, P-3Q/Q यानी कि 2Q यहाँ पर बचा हुआ था, तो यहाँ पर 2Q यहाँ पर आप लिखेंगे
समीकरण 1 था बराबर अंडर रूट में 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये तो परिमेय संख्या है और इसके बराबर में क्या है, यानी कि ये वाला जो चीज़ है वो ये है और ये वाला जो चीज़ है वो बराबर है अंडर रूट 5 के। और अंडर रूट 5 है जो कि हमने क्वेश्चन 1 में सिद्ध किया हुआ था कि ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमने सिद्ध कर दिया था। तो यहाँ पर आपने इसको तो लिखा कि परिमेय है और ये आपका अपरिमेय है। तो ये कैसे हो सकता है कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 2 कभी भी 3 के बराबर हो सकता है, 2 क्या कभी भी 3 के बराबर हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो अगर ये परिमेय है तो क्या परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा कथन जो है कि वो गलत है, यानी कि जो कि हमने जो बोला वो गलत है। तो लिखेंगे जो कि असत्य है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि अपरिमेय है, जो कि सत्य नहीं है। यहाँ पर आप लिख दीजिए जो कि अपरिमेय है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो कि असत्य है, यानी कि ये बराबर नहीं होगा भाई साहब, गलत है। फिर आप लिखेंगे चूँकि p माइनस का 3q अपॉन में q एक अपरिमेय संख्या है। हमारा कथन, आप लिखेंगे यहाँ पर हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है, इसलिए 3 प्लस का 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर प्रश्न 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 है कि 1 अपॉन में अंडर रूट में 2। तो आप लिखेंगे माना 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे माना 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 बराबर p अपॉन में q। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि वो p अपॉन q के रूप का होगा। फिर आप इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कि q बराबर नहीं है 0 के, अतः p एवं q सहअभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे अंडर रूट में ये जो आपका पूरा चीज़ है, आप ये 1 के अंडर रूट में 2 लिखें। आप चाहें तो इसको उल्टा कर सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो q ऊपर चला जाएगा, p नीचे चला आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर, आप वर्ग करने पर करते थे तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम। इसका मतलब होता है कि व्युत्क्रम यानी क्रम बदलने पर, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बराबर q ऊपर जाएगा और p नीचे आएगा। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब आप लिखेंगे अतः p एवं q पूर्णांक हैं, इसलिए q अपॉन में p एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको लिखना है इसको।
क्यू अपॉन में पी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु आपने समीकरण नंबर 1 से देखा था, समीकरण 1 से क्यू अपॉन में पी इक्वल टू अंडर रूट में 2। एक का मतलब कुछ होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे सिर्फ अंडर रूट में 2। और अंडर रूट में 2 जो है, जो भी संख्या अंडर रूट में आ जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको अपरिमेय बोलते हैं। तो लिखेंगे जो कि अपरिमेय है, जो कि एक, आप लिख सकते हैं एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह अपरिमेय संख्या यानी कि यह कथन पूर्व कथन का विलोम है, यानी कि विरोधाभास है, वो नहीं है विरोध कर रहा है, उसका विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत है, इसलिए 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन 3 का। पार्ट सेकंड है कि 7 अंडर रूट में 5। तो आप लिखेंगे माना 7 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, इसका आपको उल्टा मानना होगा। फिर लिखेंगे माना 7 अंडर रूट में 5 बराबर कि पी अपॉन में क्यू है, जहाँ क्यू 0 नहीं है, यानी कि पी एवं क्यू एक सह अभाज्य संख्या है। आपको इस तरीके से मानना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे तो बचेगा क्या, अंडर रूट में 5 बराबर 7 इधर जाएगा तो ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आप लिखेंगे p अपॉन में 7q, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आप लिखेंगे p एवं q पूर्णांक है, इसलिए p बटे 7q भी, 7q जो है कि परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 क्या बोल रहा है कि p अपॉन में 7q, देखिए यहाँ पर p अपॉन में 7q बराबर में अंडर रूट में 5। और ये जो अंडर रूट में 5 है, ये भाई साहब एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ये तो हो नहीं सकता। तो लिखेंगे जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि मतलब कि इसको बोला गया है कि अंडर रूट में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे चूँकि p अपॉन में 7q, p अपॉन में 7q अपरिमेय संख्या है। और यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको करते हुए बताया था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर कथन आपको दिख रहा है, ये पूरा कि यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है। फिर आप लिखेंगे ये जो आपने लिखा हुआ है कि 1 अपॉन अंडर रूट में 2, उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, ये आपका 7 अंडर रूट में 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आप यहीं पर लिख देंगे, अपने आप से। मैं इस क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना चाहता ज़्यादा, तो आप इसको लिख देंगे, और ये जो अंडर 1 अपॉन अंडर रूट में 2 है, उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, 7 अंडर रूट में 5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। यहाँ पर ये कि 6 प्लस अंडर रूट में 2,
ये आपको सिद्ध करना कि ये आपका अपरिमेय है। तो आप लिखेंगे माना। अब मैं इसको धीरे धीरे बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से। माना 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको मान लेना है इसको कि माना 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। फिर आप लिखेंगे माना कि 6 प्लस अंडर रूट में 2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, जहाँ ये जो क्यू है बराबर नहीं है 0 के, एवं मतलब कि यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमा पी एवं क्यू सह अभाज्य हैं। आपको इस तरीके से इसको मानकर चलना है। अब आपको यहाँ पर अंडर रूट में 2 को वैसे ही रहने देना है, इस 6 को इधर लेकर जाएंगे तो बचेगा पी अपॉन में क्यू, माइनस का 6 बचेगा, अंडर रूट में 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, क्यू बचेगा, यहाँ पर पी होगा, माइनस 1 का क्यू में गुणा करेंगे, फिर इसका 1 का क्यू में देंगे भाग, और जो ये क्यू बचेगा तो क्यू का गुणा 6 में करेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा। ये सब एलसीएम आप ले लेंगे, मुझे पता है कि ये सब आपको आता होगा। फिर लिखेंगे अंडर रूट में 2 इक्वल टू पी माइनस 6 क्यू अपॉन में क्यू। ये आपका मैंने फिर से लिख दिया, यानी कि ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे P, क्योंकि P एवं Q पूर्णांक हैं, अतः अगर ये पूर्णांक है तो ये जो आपका ये आया हुआ है कि P माइनस 6 क्यू अपॉन में Q, P माइनस 6 क्यू अपॉन में Q एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो अंडर रूट में 2 है ये आपका अपरिमेय है, यानी कि ये आपका परिमेय है। तो लिखेंगे परंतु समीकरण नंबर 1 से P माइनस 6 क्यू अपॉन में Q बराबर में अंडर रूट में 2। यहाँ पर जो अंडर रूट में 2 है आप लिखेंगे और अंडर रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपका अंडर रूट में 2 जो है कि अपरिमेय संख्या, अगर ये अपरिमेय है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ये P माइनस 6 क्यू अपॉन में Q है ना, वो भी अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि अगर आपका ये अपरिमेय है तो इसके बराबर जो भी है वो भी अपरिमेय हो जाए, यानी कि अगर ये 3 है और ये 4 है, ये तो बराबर हो नहीं सकते कभी। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। 3 कभी भी 4 के बराबर हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। वैसे ही परिमेय जो होगा वो कभी भी अपरिमेय के बराबर होगा, वो अपरिमेय के कभी बराबर हो सकता है परिमेय संख्या, तो आप कहेंगे कि नहीं, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। यानी कि अगर ये परिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। यानी कि अगर ये वाली संख्या अपरिमेय है, अगर ये अपरिमेय आपको दे दिया तो उसके बराबर में जो भी संख्या होगी उसको भी आपको अपरिमेय करना होगा। तो अंडर रूट में 2 अपरिमेय है तो ये वाला चीज़ भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे यह पूर्व कथन का विरोधाभास है। हमारा कथन, ये सब लिखने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ इसी चैप्टर में है, यह गलत है। इसमें सिर्फ लिखना होगा, सिर्फ, इसलिए इस चैप्टर को करवाने में मज़ा भी नहीं आता। एक अपरिमेय संख्या
है। आपको इस तरीके से इसको करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आज आपका ये प्रश्नावली समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।